शेयर कर लो तुम नोट्स, तू नहीं लाई? ये किसके है? बीच में रख लो ना। चलिए जी, कहाँ पे थे हम? हो गया था इम्पोर्टेंस। चलो, बातें नहीं, अब आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। एक बार मीनिंग में बता दो, मीनिंग में इंस्ट्रक्शन देना और देना दोनों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। और क्या की पॉइंट्स थे? मैन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज वे में रखने को ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हायरार्की मॉडल हम फॉलो करेंगे, मतलब आपके ऊपर एक सुपीरियर होना चाहिए जो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा कि आपको क्या काम कैसे करना है, और उस काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, आपको कहाँ पे किस जगह पर मिलेंगे, ठीक है ना। फिर स्टेप्स में, स्टेप्स का न्यूमोनिक कोड क्या था? आइडिया, ई और ए को एक्सचेंज कर देना। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बर्थ। जैसे बर्थडे पार्टी करने क्या क्या आइडेंटिफाई करा? केक, फूड, डेकोरेशन, बैलून्स, और गेस्ट को इनविटेशन, सफाई, अब बर्तन धोना, ठीक है। ये सारे काम है। पहले आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई के बाद देखा यार केक और फूड का तो सेम ही है ना, एक डिपार्टमेंट बना दो। डेकोरेशन बैलून का सेम है ना, एक डिपार्टमेंट बना दो। गेस्ट के इनविटेशन का अलग डिपार्टमेंट, और आपका सफाई का एक अलग डिपार्टमेंट। आपने इतने सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंट के बाद क्या करना है? सबको उनकी ड्यूटीज असाइन करनी है डिपार्टमेंट के हिसाब से। ड्यूटीज असाइन करने के बाद नेक्स्ट क्या था? ई फॉर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या था? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या था? अब नैतिक मान लेना, अगर तेरी गर्लफ्रेंड रहेगी, मान लेते हैं बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है तेरी, सुंदर गर्लफ्रेंड से याद आया, चलो छोड़ो, फिर कोई बात नहीं। कोई सुंदर गर्लफ्रेंड रहेगी तो तू उसके लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा। उस पूरी सरप्राइज पार्टी का करता धरता कौन होगा? तू ही तो होगा ना। तू उस अपने फ्रेंड्स को टास्क बांटेगा, काम बांटेगा, उनसे रिपोर्टिंग कौन लेगा? तू ही तो लेगा ना। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना जरूरी है नहीं है? वो था ना ऑर्गेनाइजिंग में, क्या था आपका? जो इंस्ट्रक्शन है देने वाला भी चाहिए और इंस्ट्रक्शन लेने वाला भी चाहिए। तो ये देने वाला बनेगा, लेने वाला बनेगा? ये देने वाला बनेगा। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन लिखने वाला है क्या है? ठीक। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हमारा, अगर कोई ऑर्गेनाइज पर्सन होता है वो क्या मना करता है गाड़ी में? डोंट ईट एंड स्लीप इन कार। जिसमें डी से क्या था? डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब सेम काम एक बंदा सालों साल करता रहेगा, बहुत एक्सपर्टाइज नहीं बन जाएगा वो, स्किल नहीं डेवलप हो जाएगी उसकी खतरनाक। अगर आप किसी का मन है सीए करने का, सीए करने के बाद बिग फोर में चले जाओ, पूछते हैं भाई साहब कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, आप बोलोगे मेरे को टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, वो आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट में डाल देंगे, और 2 साल टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ही प्रैक्टिस करवाएंगे। 2 साल के बाद सीए फाइनल दोगे, सीए फाइनल बनने के बाद सीए बन जाओगे, तो आपकी एक्सपर्टीज टैक्सेशन में नहीं बन जाएगी। आपको सीए का काम टैक्सेशन का ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा कि भाई इसका ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ये डॉक्टर होते हैं। अच्छा, डॉक्टर में जब एमबीए एमबीबीएस कर रहे होते हैं पहले साल दूसरे साल, सब लोग सेम पढ़ाई कर रहे रहते हैं, है ना। उसके बाद कितने साल की होती है एमबीबीएस? 5 साल। उसके लास्ट के 2 ईयर ना, वो आपको एक डिपार्टमेंट चूज करने को कहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, है ना। अब कोई कहता है कि मेरे को न्यूरो का बनना है, कोई कहता है मेरे को हार्ट का बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। कोई कहता है मेरे को ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है, ईयर नोज और थ्रोट का। समझे ना बात? ये उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। फिर उनकी उस 2 साल सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में ही पढ़ाई की जाती है, उसी डिपार्टमेंट में ही प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसके वो क्या बन जाते हैं? एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर उनको, देखो, डॉक्टर बनने के लिए बहुत ईयर्स लगते हैं ना, 10 साल तो मान के चलो। उसके बाद वो पूरा एक हॉस्पिटल के अंदर जाकर वहां पे ट्रेनिंग करते हैं,
कुछ सालों तक, तब जाकर वो एक्सपर्टाइज माने जाते हैं वहां के। समझे ना बात ये? तो एक सेम पर्सन को सेम डिपार्टमेंट में बार बार सेम ईयर बाय ईयर काम देते रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा नहीं होगा? होगा। तो डीप से ये था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ओ से क्या था? ओ से ये तो पता ही है यार, ऑप्टिमम इकोनॉमिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, मतलब फालतू में रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर एंड रिसोर्सेज टू यूटिलाइज देम आर लिमिटेड, लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो आपको हमेशा ऑल्टरनेट्स सोचने हैं, बेस्ट कहाँ पे लगेगा रिसोर्स, वहां पे आपको डिसाइड करना। फिर ओ के बाद क्या था? ई, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या था? क्लैरिटी, कौन क्या काम करेगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एडमिन डिपार्ट जैसे ये है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पार्टी रख रहा है, ऐसा हौच पौच ना करे ना, क्लैरिटी होनी चाहिए मन में कि क्या काम होना है, कैसे होना है, किस तरीके की पार्टी में ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहा हूँ, इसके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब इसके मन में क्लैरिटी रहेगी ना, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे पाएगा। समझे ना? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ई, ए के एडेप्टेशन टू, अगर आप बहुत वेल ऑर्गेनाइज पर्सन हो, आप इजिली चेंज को अडेप्ट कर लोगे नहीं कर लोगे? कर ही लोगे, ये दिक्कत आई नहीं आई। फिर ई के, ए की बात था एस, एस फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेम था डेवलपमेंट वाला, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मिलते हैं ना, कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लीप। एक ई से था, ई था लास्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में यही था, आपका कॉस्ट बचेगा, पैसा बचेगा, तो एक्सपेंशन भी कर सकते हो गया ना सब। सी से क्या था? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ये भी क्लैरिटी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तो क्लैरिटी भी तो रहेगी ना, वो तरीके से इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, क्लैरिटी रहेगी सबको, क्या काम कैसे करना है, कितने टाइम में। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था बेटा, इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस के बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। थोड़ा बहुत मैं बता भी चुका हूँ क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हायरार्की तो पढ़ा ही होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फ्रेमवर्क रहता है within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between work, people, and resources. Our good organization structure should be dynamic so that it can change and adjust as per situation and business environment. तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यही बात कह रहे हैं कि आपके पीपल्स को, वर्क को और आपके रिसोर्सेस को किस तरीके से हमें अलाइन करके रखना है, कौन सा पर्सन को किस जॉब में रखना है, उसकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, उसको यूज करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज दिए जाएंगे और उनको क्या क्या टास्क दिया जाएगा। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर आप ये काम कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझे ना बात? ये बीएचएल का बहुत खराब है भाई साहब। हमारे 2 जीएम बैठते हैं, वो गाड़ी वहीं फंसी हुई है हमारी एसी, वरना लगा दूं मैं एसी। वहाँ 2 जीएम बैठते हैं, एक जीएम ने तो कर दिया साइन, कह रहे हैं ऐसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिगाड़ दें। दूसरा जीएम है, उसके भी साइन होंगे। अब उसके साइन होते हैं भाई, एक जीएम के साइन होते हैं एसी निकालने, यहाँ एसी निकालो, नए एसी लगाओ, उसने साइन कर दी, निकाल दीजिए एसी। अब वो एसी ट्रक में भरकर ट्रक को बाहर निकालना है गेट से, कह रहे गेट वाले के साइन दूसरे जीएम के होंगे। कहा है वो? छुट्टी पे गया हुआ, किसके साथ पता है, ये बता नहीं कि पूछा है। छुट्टी पे गया हुआ, कब आएगा? 3-4 दिन कह रहा था, आज तो 7वां दिन है, उसकी मर्जी, गया हुआ छुट्टी पे वो, जब आएगा तो साइन करवा देंगे तो बाहर आ जाए। वो ऐसे कह रहे हैं, क्या हो गया, ज्यादा जल्दी है क्या एसी ले जाने की? अब अगला बंदा कह रहा है सर्दियों में बेचे एसी, अभी डिमांड आ रही है, इतने सारे कस्टमर है हमारे पास, हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं, पैसे ले लिए, उनको एसी भी ना दे। अगला बंदा ये कह रहा है। तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हायरार्की में चल रहा है ना, कह रहे वो नहीं है तो बिना उसके ना काम नहीं हो पाएगा, सॉरी अटक गया काम। कई बार ये भी चीज आती है
कि एकदम से काम अटक जाता है कई बार अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आता है। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा क्या होना चाहिए, डायनेमिक। उनका बेकार है ना, डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक में क्या होगा कि अगर वो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है ना जीएम ने, उसकी जगह किसी और को ऑथोराइज दे दो ना, अथॉरिटी बना दो ना थोड़े टाइम के लिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है, कोई और पर्सन को थोड़ी सी पावर दे दो, उससे बात करके दे दो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डायनेमिक। इफ सम पर्सन इज नॉट अवेलेबल तो उसकी जगह एकदम से तुरंत रिप्लेस करो उसे, क्योंकि अगर वो रिप्लेस नहीं हुआ ना टाइमली तो आपका काम रुक जाएगा, और अगर काम रुक गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। समझे ना? इसलिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बेटा, डायनेमिक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, इसके क्या फायदे होते हैं, नीड क्यों है, पहले तो नीड देखते हैं फिर फायदों पे आते हैं। व्हाई इज देयर अ नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? पहला, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस it becomes difficult to coordinate the function and activities of different members। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, किसको काम कैसे दे, किसको काम कैसे दे, आपको पूरी टीम बनानी पड़ती है। यूट्यूबर्स देखे हैं, उसका एग्जांपल ले लो ना, बीबी के वाइन्स की वाइन्स देखी है सबने? नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? आशीष चंचलानी की देखी है? क्या देखता है भाई? मेरे को लगता है तू ना रात को बैठ के गलत चीजें देख रहा है। तू ना कुछ गलत देख रहा है यार। तू ना जाने से पहले आपने यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करवाई। वो तो बंद रहती है। बंद रहती है। ये तो खुली रहती है। चलो सुनो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ध्रुव राठी है ना, वो देखा है, ऐसी चीजें देखियो बस। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, जब इन्होंने अपना चैनल शुरू करा था तब ये अकेले ही काम करते थे। एक मैं इंटरव्यू देखा था, वो नहीं टेक्निकल गुरु जी, वो कह रहा है मैं पहले खुद ही करता था भाई, मैं जैसे वीडियो बनाता था, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वीडियो वीडियो एडिट करी और अपना डाल दी मैंने, चल जाएगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अब कहते हैं अब मेरे पास पूरी टीम है, एक कैमरा पकड़ता है, एक मेरे को स्क्रिप्ट बताता है, एक मेरे को टॉपिक सर्च करके देता है पूरा वेल रिसर्च करके। उसके बाद मेरा काम है प्रेजेंट करने का, मैं जो टॉपिक होता है प्रेजेंट करता हूँ, अपने तरीके से बात करता हूँ। और उनका काम एडिट करने का है, उनका काम जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बेसिस पे, ट्रेंडिंग मीम्स के बेसिस पे उनको उसके साथ इंटीग्रेट करने का मेरा काम है। मेरा काम बस ये है प्रेजेंट करने का काम। और पूरी टीम होगी ना, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स सबके साथ अब क्या रहेगी, टीम हो। सबसे कॉमन चीज इन सब में ये मिलेगी, इन सबके ना एक मैनेजर है। जब ब्रांड इंटीग्रेशन करना हो, ये कभी खुद जाकर बात नहीं करते, इनके मैनेजर रहते हैं, वो ब्रांड से बात करते हैं और इनके साथ कोलैब करवाते हैं और इनको पैसा मिलता है। समझे ना बात ये? तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है ना बेटा, जब आप सिंगल लेवल पे काम कर रहे हो, तब कोई ऐसा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की जरूरत है क्या? नहीं, आप ही काम कर रहे हो ना सारा, अकेले आप ही लगे हो। ऐसे ट्राइपॉड ले लिया और आप बातें कर, अपने बाद में जाकर वीडियो खुद ही एडिट कर रहे हो। आना चाहिए ग्राउंड लेवल पे काम, तभी तो देख पाओगे ना सामने वाला क्या गलती कर रहा है। समझे ना? फिर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है, ग्रो करोगे तो आपको टीम चाहिए, प्रॉपर एक टीम चाहिए। और टीम में क्या होना चाहिए, सबके आपस में कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, स्मूथली वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यही है ना, आप इंस्ट्रक्शन दोगे, सामने वाले इंस्ट्रक्शन लेंगे, कौन क्या काम करेगा, आपको ने टास्क डिवाइड करके देने पड़ेंगे। समझे ना बात ये? तो यहाँ पे यही बोला बेटा, सो इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली एंड फेस एनवायरमेंटल चेंजेस, इट बिकम नेसेसरी for organization to pay attention to its structure. In this dynamic environment, management must continuously review its plan and objective. Accordingly, the organization structure should be periodically updated. समझे ना बात ये? तो आपका स्मूथ ऑपरेशन के लिए अंडरलाइन भी कर सकते हो, मेन क्यों चाहिए, नीड क्यों है अराइज होती है,
सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और फेस इन्वायरमेंटल चेंजेस कर सके, फंक्शन स्मूथली एंड फेस इन्वायरमेंटल चेंजेस। और एक और चीज है, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहना पड़ेगा, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी पीरियोडिकली अपडेटेड, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी पीरियोडिकली अपडेटेड, कि आपको टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, नीड पता लग गई, अब क्या फायदा होता है इससे? फायदा वही है भाई, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ पे लिखा है अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर स्मूथ, अंडरलाइन कर लेना, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल। क्या होगा, कम्युनिकेशन स्मूथ रहेगा। आपने अगर जैसे मैंने नैतिक को बोला, नैतिक ब्रो आपको ना ये काम करना है या करवाना है, नैतिक ने इनको बोल दिया कि तुम लोगों को ये काम करना है, ऊपर से कम्युनिकेशन आया है, स्मूथ रहेगा ना भाई। ऐसे इनको, ऐसे मैं सोच नहीं सकता, क्या पता बेचारियों को पता ना लगा हो, ऐसे नहीं सोच सकता ना मैं बोलूंगा अगर नहीं पता लगा गलती किसकी, मैं किससे पकड़ूंगा, समझना बात ये। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्मूथ फ्लो इस तरीके से बना रहता है कि आप एक काम एक को बोलोगे, वो काम अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलेगा, सबऑर्डिनेट अपने जूनियर्स को बोलेंगे, इस तरीके से काम चलता रहेगा, समझना बात ये। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं, आपने वो पढ़ा होगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, सारी पावर आप अपने पास रखोगे तो आप इधर उधर भागते रहोगे, राउंड लगाते रहोगे, इसने वो काम करा नहीं करा, इसने वो काम करा नहीं करा, खुद ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहोगे और आप बॉस हो, ये इज्जत रहेगी तुम्हारी, हर किसी के पीछे पड़े हुए। लेकिन जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन रहता है ना, मतलब सबसे तगड़ी पावर आपने रखी हुई, अथॉरिटी फिगर आप हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी पावर आपने अपने नीचे मिडिल लेवल के लोगों को दे रखी, जब उन्हें दे रखी ना पावर, तो आपको नहीं भागना पड़ेगा, मिडिल लेवल वाले भागेंगे और वो आपको रिपोर्ट करेंगे, समझना बात ये। तो वहां पे सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहता है, तो यही बेनिफिट है बेटा, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या रहता है, बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। An organization structure provides the framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibility of individual and departments। बात वही है, ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब सबके साथ आपका स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और सबके ऊपर आपका कंट्रोल रहे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, कैसे करेंगे क्रिएट, हाउ विल बी क्रिएटेड। तो इन्होंने बोला द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is deliberately designed and planned. It is greatly influenced by span of management. Span of management refers to a number of subordinates that can be effectively managed by superior. This determines the level of management in the structure. तो इसमें बेटा अंडरलाइन करना, span of management, ये आपके मैनेजमेंट में कितने लोग आप घुसाना चाहते हो, उनके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स रखना चाहते हो। आपको प्लानिंग चैप्टर बताया था ना, प्लानिंग में सब चीजें डिसाइड एडवांस में रहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहाँ बन के तैयार रहेगा हमारा, प्लानिंग वाले चैप्टर से, ठीक है ना। बस प्लानिंग में बना लिया ना, यहाँ पे उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग में इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या क्या हमारे रहते हैं, देखो सुनो, काफी तरह के इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। आपका सबसे पहले है फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर है डिविजन स्ट्रक्चर, दोनों में पता है क्या फर्क है? इसका डायग्राम समझना है, सुनना बात ध्यान से। एक ब्रांड बनाने वाले हम यहाँ पे, बहुत तगड़ी ब्रांड, ब्रांड ब्रांड नहीं बनाना, वो वाला काम नहीं करना। सुनो, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, समझना ध्यान से। आपके दो तरह के स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर का नाम रखा फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या नाम है,
ठीक है, समझ। जैसे सोचो मेरा काम है, मेरा क्या काम है, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है SSPL, ठीक है, सुखविंदर सिंह प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। वैसे ये NGO के लिए गया था मैं बनाने के लिए, उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, आपके पास बहुत पैसा है, प्राइवेट लिमिटेड बना दो। वैसे मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, NGO वाला, मेरे को क्या बनानी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई नहीं, मैंने प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, समझ, ठीक है। सुखविंदर सिंह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। इनका काम क्या है, पढ़ाने का काम है। इन्हों मैं बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, हाँ। मैं सैटेलाइट क्लासेस देता हूँ। ये कैमरा है ना, कैमरा सिर्फ तुम्हें थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मैं अजमेर को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं जयपुर में भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। हेलो बच्चों, ठीक है, सब जगह पढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़ा नाम है मेरा, बहुत रुतबा है मेरा, ठीक है, एक तरीके से समझ लो। तो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा ना मैं, तो मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा ये सब हैंडल। सब जगह मैंने अपने मैनेजर्स छोड़े हुए होंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेगा, आपको अपने अलग अलग फंक्शंस डिसाइड करने पड़े, जो मैंने डिसाइड करे। जैसे यहाँ पे अगर फंक्शन डिसाइड करें ना, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन क्या रहता है, प्रोडक्शन का, मेरा भी रहेगा भाई। आप कहोगे भैया आप प्रोडक्ट थोड़े बना, नहीं बना तो रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ही है मेरा। ये क्या है मेरा, ये प्रोडक्ट है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, पेन ड्राइव में बनाकर बेचेंगे, हाँ, गूगल ड्राइव में अपलोड करके बेचेंगे। ये क्या है मेरा प्रोडक्ट, कौन संभालेगा, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का भी तो हेड होगा, सही कह रहे हैं, मैनेजर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा, उसका मैनेजर उसकी टीम संभालेगी। समझे ना बात, ये एक फंक्शन ही होगा। अब प्रोडक्शन करने के बाद क्या करना होता है बेटा, आगे बेचोगे ना, सेल, सेल की जगह मैं मार्केटिंग बोल दूं। प्रोडक्शन के बाद मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, मार्केटिंग वाला यूनिट रहेगा। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को प्रमोट कर रहे हैं, मेरे को ऑल ओवर इंडिया इन्होंने प्रमोट कर दिया। यार अवध ओझा को जानते हो, सुखविंदर सिंह को भी जाना, ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इतने सारे इन्होंने फेक अकाउंट बनाकर मेरी रील्स डाले जा रहे हैं, ऐसे तो करते हैं अवध ओझा पाशिंदे, ठीक है ना। मैंने कभी उनको ना पढ़ाते भी नहीं देखा, बस ऐसी फालतू की बातें करते हुए देखा है। चलो, ऐसे मेरी भी ऐसे फालतू की बातें मेरे पाशिंदे अपनी इंस्टाग्राम रील बना बनाकर, नकली नकली अकाउंट बना बनाकर ऐसे डाले जा रहे, प्रमोट कर रहे हैं, इनका काम मार्केटिंग करना। फिर वहां लास्ट में ऐड चला देते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, जॉइन सुखविंदर सिंह प्राइवेट लिमिटेड क्लास। कर रहे हैं ये काम। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, मार्केटिंग कर रहे हैं, सो दैट मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये लोग आगे कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर उन्हें बेच सके। समझे ना बात ये। अब ये जैसे होता है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे दिवाली आ रही है, होली आ रही है, उसमें ऑफर डाल देंगे, अकाउंट्स पढ़नी है, अकाउंट स्टफ लग रही है, अच्छा फीस नहीं दे पा रहे हो, 80% ऑफ दिवाली ऑफर, ओनली 1 डेज इज एप्लीकेबल। अब मेरा तो प्रोडक्ट बन गया ना, अब ये भयंकर 200 का बेचे, 1000 का बेचे, उनकी हेडेक है, मेरे को तो पैसा आना चाहिए। समझे ना बात ये। तो इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या रहेगा, अब जब मार्केट में सामान बिकेगा, पैसा आएगा। अब इतना सारा पैसा मैं अकेला कैसे संभालूं, परचेज नहीं, फाइनेंस। कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा ये, फाइनेंस का डिपार्टमेंट रहेगा भाई। समझे ना, यहाँ पे रहेगा CA कोई, या CFA रहेगा, जो मेरे को बताएगा कि ब्रो कहाँ पैसा लगाना चाहिए आपको, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट में और खर्च करना है पैसा। बजट बनाएंगे ना ये, हर एक डिपार्टमेंट का, कि इसको और कितना पैसा देना है, इसको और कितना पैसा देना है, हर एक यूनिट का बजट बनेगा। अकॉर्डिंग टू दैट वो सब डिसाइड करेंगे फाइनेंस। इज इट क्लियर। फाइनेंस के बाद क्या रहेगा, फाइनेंस के बाद क्या रहेगा, मार्केटिंग हो गया, परचेज हो सकता है, परचेज जैसे कि मेरे को कुछ इक्विपमेंट खरीदने होंगे ना,
मेरे को जैसे अपडेट करना होगा टेक्नोलॉजी के हो, तो परचेज वाले, फाइनेंस वाले परचेज वालों को पैसा देंगे और कहेंगे चलो ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ, नए नए टूल्स लेके आओ, नई नई टेक्नोलॉजी को आप खरीदो। वो कौन संभालेगा बेटा? परचेज डिपार्टमेंट। समझ रहे हो ना बात? ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने अपने अलग अलग फंक्शंस डिवाइड कर दिए। समझे? मेरे ये फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, ये सारे मेरे मेन फंक्शंस। मैंने इस फंक्शंस के बेसिस पे सबके ऊपर एक ना एक मैनेजर बिठा रखा है। मैं इसे बोलूंगा प्रोडक्शन मैनेजर, इसे बोलूंगा मार्केटिंग मैनेजर, इसे बोलूंगा फाइनेंस मैनेजर, इसे बोलूंगा परचेज मैनेजर। और ऊपर से ऐसा भी हो सकता है इनके ऊपर मैं नहीं बैठा, इन सबके ऊपर एक जीएम बैठा होगा। जीएम कौन रहता है? जो सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा होगा। और जीएम किसको रिपोर्ट करेगा? मेरे को। समझे ना बात? ये इज दैट क्लियर? अब सोचो, मेरा बिजनेस और बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत बड़ा हो गया बिजनेस। हाँ, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं रह गया। मेरा काम अब क्या हो गया, मैं एक सेलिब्रिटी बन गया। अब मैं ब्रांड एंडोर्समेंट भी कर रहा हूँ। जैसे आजकल में फिटनेस की जर्नी चल रही है मेरी। मैं कहा अच्छा प्रोटीन चाहिए, ये वाला प्रोटीन खाइए भाई साहब आप, ऐसे प्रोटीन प्लस ऐड कर दिया मैंने क्लास के बीच। बेटा पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रोटीन प्लस खाओ, ऐसे। ठीक है? ऐसे में ऐड करने लग गया। मैं अपने किताबें छापने लग गया, किताबें बेचने लग गया। मतलब अब मेरा जो है सिर्फ एक काम नहीं है, मैंने अपने काम को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई में क्या रहता है कि आप एक जो काम कर रहे थे वो तो बड़ा कर दिया, ग्रो कर लिया। अब फाइनेंस वाले कह रहे हैं ब्रो, एक नेवर पुट योर एग इन ओनली वन बास्केट। मैं कहा फिर क्या करेंगे? अलग अलग बास्केट में एग रखो। मैं कहा उससे क्या होगा? एक टूटेगी तो बाकी एग तो बचे रहेंगे। मैं कहा एक एग एक बास्केट। मैं कहा भूख अभी लग रही है ब्रो। कह रहे वो नहीं समझाना चाह रहा था ब्रो, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक काम में फोकस मत करो। क्या पता आपका काम अगर एक खत्म हो गया तो आपका बिजनेस में डूब जाएगा ना। आपको अब क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। नाउ यू हैव बिकम अ पर्सनैलिटी। आप ब्रांड एंडोर्समेंट कर सकते हो, आप अपनी नोट्स की किताब बनाकर बेच सकते हो। टीएस गरेवाल खरीद रहे हैं लोग? नहीं, अब नहीं खरीदेंगे, सुखविंदर सिंह खरीदेंगे। अब जा रहे हो भैया, एक सुखविंदर सिंह दे दो। अजीब सा लग रहा है ना भैया, एक सुखविंदर सिंह दे दो। ठीक है, तो ऐसे रहेगा भाई। समझ लो। अब मैंने क्या करा, मैंने बुक छापनी शुरू कर दी, मैंने ब्रांड एंडोर्समेंट करना शुरू कर दिया। अब मैं सेम चीज, अभी तक तो ये सिर्फ मैं किसके लिए कर रहा था? अपनी टीचिंग के लिए कर रहा था। अगर बेटा मैं ये सेम चीज, ये सेम फंक्शंस अपने बुक्स के लिए, सेम फंक्शन, हाँ, अपने ब्रांड्स, ब्रांड एंडोर्समेंट वाले काम के लिए, है ना, ये सारे अलग अलग मैंने कर दिया। अब मैं तीन काम कर रहा हूँ, डाइवर्सिफाई कर दिया। आगे जाकर मेरा दिमाग खनका, मेरे का रियल एस्टेट में हो। मैं कह रहा रियल एस्टेट का काम भी शुरू करेंगे ब्रो, ब्रो रियल एस्टेट। ठीक है? मैं कब शुद्ध देसी घी भी बेचेंगे हम। तो मैंने शुद्ध देसी घी बेचने का काम शुरू कर दिया। अरे सारे काम शुरू कर दिए मैंने। हैं? शुद्ध देसी घी, वैसे मैंने एग्जांपल उसका दिया फ्लाइंग बीच। जान दो फ्लाइंग बीच को? वो क्या कर रहा है, पहले वो अपना ब्लॉग बनाकर सेलिब्रिटी बना। पहले वो पायलट था, ठीक है, फिर वो ब्लॉग बनाकर फेमस हुआ, फिर उसने अपना फिटनेस चैनल भी बनाया, फिर उसने पायलट की नौकरी छोड़ दी, बोला स्कैम हो रहा है। फिर वो एलएलबी करने चला गया, हुई नहीं उससे एलएलबी पूरी। अब वो क्या कर रहा है? अब मैं शुद्ध देसी घी बेचूंगा। ये बेच रहा है वो, अपना ही ब्रांड बनाकर। अब मेरे को इसके लिए भी काम चाहिए। अब मैंने क्या करा बेटा, मैंने अलग अलग डिविजन्स बना। पहले टीचिंग को लेकर ये अलग अलग फंक्शन थे ना, अब टीचिंग के लिए तो है ही अलग, मैंने बुक्स के लिए अलग फंक्शन रखे, उनके लिए अलग मैनेजर रखे, मैंने अपने ब्रांड्स के लिए अलग मैनेजर रखे, अपने रियल एस्टेट वाले काम के लिए अलग मैनेजर रखे हैं फंक्शन के हिसाब से। और मैंने अपने शुद्ध देसी घी के लिए अलग मैनेजर रखे। समझे ना बात? अब इसमें क्या हो गया, आपके फंक्शंस, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सिर्फ एक टाइप ऑफ बिजनेस की। अगर आपका
सेम कंपनी के नाम पे सेम अम्ब्रेला कंपनी बन गई। उस अम्ब्रेला के अंदर बहुत अलग अलग बिजनेसेस है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, तो उनके अलग अलग फंक्शंस बन गए। इनको हम बोलेंगे, हमने क्या डिवाइड करे, डिवीजन। आईटीसी है ना, आईटीसी क्या क्या काम है आईटीसी? जा रहे हैं डीपीएस के बच्चे आईटीसी? कौन से उसमें जा रहे थे? कल बताया था मेरे को परसों। कहाँ कहाँ बता रहे थे? पैकेजिंग, हाँ पैकेजिंग में जा रहे थे। प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग में जा रहे थे। लेकिन अगर पूछते ना उनसे, सुनो ध्यान देना, पूछते ना प्रोडक्शन पैकेजिंग तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, कौन सा? तो कहते हैं ये बिस्किट यूनिट में। आईटीसी पे भी ना अलग अलग यूनिट्स, एक में तो बनती है सिगरेट, एक में बिस्किट बनते हैं। बिस्किट बोले तो वो चोकोपाई खाई है? मैं गया था बिस्किट यूनिट में, इतनी मस्त खुशबू आती है ना, मजा आ जाता है। इतनी सारी चोकोपाई ऐसे गिरती हुई आती है यार। मैं तो बैग, ये बैग देके भर के लाया था मैं। नहीं, मैं तो ऑडिट पे गया था ना, सीए के साथ। तब की बात। दोबारा दोबारा तो वहाँ क्या रहता है, डिफेक्टेड प्रोडक्ट रहते हैं ना, तो डिफेक्टेड प्रोडक्ट को साइड करते रहते हैं, साइड के बॉक्स में डालते रहते हैं। पैकेजिंग नहीं, क्या रहता है देखो, चोकोपाई देखी होगी ना सबने, ऐसे एक बन रहता है, इसके अंदर क्रीम की फिलिंग रहती है, उसके ऊपर एक और बन रहता है, फिर पूरा चॉकलेट की कोटिंग रहती है। अब अगर वो ऐसे बन थोड़ा खुला रह गया तो डिफेक्टेड हो गया, वो साइड में ऐसे फेंक दो। फिर वो आसपास के जो झुग्गी वाले होते हैं ना, उनको दे देते हैं वो फ्री में। ऐसे करते हैं, सच में करते हैं। अच्छा आईटीसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, बिस्किट यूनिट अलग है, स्मोकिंग वाली है, वो टोबैको की यूनिट अलग है। आईटीसी के होटल्स हैं यार, मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? आईटीसी के तो होटल्स हैं, होटल का अलग यूनिट है भाई उसकी, समझे ना, ऑल ओवर इंडिया। तो बेटा उसके अलग अलग डिवीजन हो गए ना, तो वो क्या बन गया उसका डिविजनल स्ट्रक्चर, समझे ना। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर का अगर तुम देखोगे ना, ऐसे ही हिसाब, एक बिजनेस है उनके ऊपर एक एमडी रहेगा या जीएम रहेगा, उसके अंडर ये सारे अलग अलग फंक्शंस डिवाइड किए होंगे। और अगर डिवीजन वाला देखोगे ना, डिवीजन वाला, डिवीजन में देखो ऊपर उनका कोई एक एमडी रहेगा या जीएम रहेगा, उसके नीचे देखो कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग, कॉस्मेटिक का काम, गारमेंट्स का डिपार्टमेंट अलग, गारमेंट्स का काम, फिर फुटवेयर का डिपार्टमेंट अलग, फिर केमिकल्स का डिपार्टमेंट अलग, और उसके नीचे इनके फंक्शन, मतलब फंक्शन अभी भी चालू है, समझे ना बात ये। तो ऐसा रहता है, अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा दिखेगा, रिलायंस, टाटा, आईटीसी, है ना, आपका एचयूएल, इनके अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं, तो इनका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर कोई एक लेवल का काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा, समझे ना बात ये। चलो बाकी कल करते हैं, एक बार इनको रीड करके। रिलायंस आ सकता है डिविजनल वाले में, ठीक है, लेकिन रिलायंस का जैसे जियो है, जियो फंक्शनल में आ जाएगा, रिलायंस जियो, लेकिन ओवरऑल रिलायंस डिविजन।